देश के सामाजिक और आर्थिक विकासों में माइक्रो, स्मॉल एवं मीडियम एंटरप्राइजेस एमएसएमईज का महत्वपूर्ण योगदान है। सकल घरेलू उत्पाद और निर्यात में अपने योगदान की वजह से इसकी अहमियत काफी बढ़ गई है। नमस्कार, मैं हूं सुभाशीष दत्ता, डेप्यूटी एडिटर जागरण न्यू मीडिया के साथ, और मैं आपका स्वागत करता हूं जागरण नया भारत सीरीज में, जिसमें आज हमारे साथ है मिस्टर अमनदीप सिंह। मिस्टर अमनदीप सिंह इज द फाउंडर ऑफ लाइफ एसेंशियल। मिस्टर सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है जागरण नया भारत सीरीज। बहुत शुक्रिया आपका आमंत्रित करने के लिए और हमें ये सम्मान देने के लिए। समय को जाया ना करते हुए हम सवालों का सिलसिला यही शुरू करते हैं। तो मिस्टर सिंह, मेरा पहला सवाल आपसे ये है, पिछले लगभग 2 वर्षों के दौरान एमएसएमई सेक्टर के सामने प्रमुख चुनौतियां क्या रही? पिछले 2 सालों में चुनौतियां एमएसएमई सेक्टर के साथ लगभग वही रही जो हर एक छोटे बड़े इंसान के साथ रही। ये एक बहुत ही मुश्किल समा सबके लिए रहा। नई, जो कि पहले कभी सोची भी नहीं थी, ऐसी चीजों का सामना करना पड़ा। तो मोटा मोटा हम इसको 2 तल पे बांट सकते हैं, एक तो पहली वेव थी और एक तो दूसरी वेव थी। पहली वेव के अंदर सडनली सब कुछ बंद हो गया, लॉजिस्टिक्स की बहुत प्रॉब्लम थी, और पहली लहर में कहीं ना कहीं हम देखें तो डर भी ज्यादा था कि जब कम लोग बाहर आ रहे थे और बहुत पाबंदी भी थी आपकी मूवमेंट पे, लेकिन दुकानें वगैरह खुली थी। तो ये जहां एक दिक्कत का समय था, वहां एक ये भी जरूरत थी कि कुछ ना कुछ किया जाए जो कि इस समय में समाधान किया जा सके। तो वो जिसकी जितनी बन पड़ी उतनी उन्होंने अपनी लगन से इनोवेशन करके, नए प्रयोग करके, नई तरह की चीजें करके उसका हल निकालने की भी कोशिश करी। लेकिन ज्यादा दिक्कत यही थी कि भाई किस तरह से सामान को पहुंचाया जा सके आपके यूजर्स तक। जी, जी। मेरा दूसरा सवाल आपसे है, लाइफ एसेंशियल्स के बारे में हमें थोड़ा बताइए कि ये क्या है और इसमें आपकी भूमिका क्या है। साथ ही हम ये भी जानना चाहते हैं कि इस कंपनी की स्ट्रेंथ और विजन के बारे में भी हमें थोड़ा बताइए। देखिए, लाइफ एसेंशियल्स एक कंपनी है जो कि पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स के स्पेस में शुरू हुई थी। जैसे आप रोजमर्रा की अपनी हाइजीन के लिए, अपनी सुंदरता के लिए, अपनी सफाई के लिए यूज करते थे, शैम्पूज हो गए, क्रीम्स हो गए, लोशंस हो गए, तो हम करीब 150 इस प्रकार के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे कई और कंपनियां भी बनाती हैं। लेकिन जब ये फिर हमारा एक बड़ा क्लियर है कि हमारा इनोवेशन पे बहुत फोकस है। हम लोग जहां आयुर्वेद की पद्धति से प्रोडक्ट्स बनाते हैं, वहां हम मॉडर्न साइंस का भी सुमेल इस आयुर्वेद में करके और लीडिंग साइंटिस्ट के साथ प्रयोग करते हुए प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो उस वजह से हमारे प्रोडक्ट्स, क्योंकि हमारी अपनी भी वो रिसर्च स्ट्रेंथ आ जाती है, तो हम बड़ा फास्ट रिस्पॉन्ड करने की स्थिति में थे। तो एक बहुत बड़ा आपने देखा होगा कि अल्कोहल बेस्ड प्रोडक्ट्स का, सैनिटाइजर का, स्प्रे का, इन सब का बहुत ज्यादा प्रयोग होने की एक संभावना खड़ी हो गई। तो पहले जब ये शुरू हुई थी लहर, तो ये समझा गया था कि ये सिर्फ 1-2 महीने के लिए ही रहने वाली है और फिर चली जाएगी। तो इसलिए अल्कोहल, जो कि बहुत हानिकारक है हमारे शरीर के लिए, बच्चों को तो बिल्कुल आप उसको टच भी ना करवाएं, तो ऐसा कहा जाता है। लेकिन ये था कि जान बचाने के लिए 2-3 महीने अगर हमें लगाना पड़ता है तो उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन जैसे ही आगे ये तो लगा फिर कुछ महीने बाद ही कि ये तो कई साल तक रहने वाला है। तो उस समय फिर हमने अपनी जो हमारी एक, जैसे आपने पूछा कि हमारा उद्देश्य क्या है, तो हमारा इस बिजनेस का उद्देश्य ये है कि हम कोई गोरेपन और उन सब चीजों में नहीं जाते हुए, जो आपकी शरीर की नेचुरल सुंदरता है, हम उसको मेंटेन कराएंगे और उसको और सुदृढ़ कराएंगे, आपके शरीर को नेचुरल बनाते हुए। लेकिन एट द सेम टाइम जो हमें रोज की जरूरत है, हमें प्रेजेंटेबल रहना है, हम उस तरह से चलेंगे। तो ये मेन पॉइंट है। और मैंने ये कंपनी फाउंड करी थी करीब आज से 6-7 साल पहले, और पहले दिन से ही हमने, हमारे ब्रांड का नाम है वाई वेट। तो हम कहते हैं वाई वेट फॉर टुमारो व्हेन यू कैन वर्क टुडे। मतलब कि नॉर्मली प्रोडक्ट क्या होता है कि कोई भी मार्केट तब लेने जाता है, अरे मुझे यहाँ ये हो गया, यहाँ ये हो गया। तो जब कुछ हो जाता है, मेरे बाल रूखे हो गए, तब हम एक दवाई की तरह उसको लेने जाते हैं। तो हमने कॉन्सेप्ट निकाला प्रिवेंटिव कॉस्मेटोलॉजी का, कि आप पहले से ही अच्छी चीज यूज करते रहे तो आप मेंटेन्ड और वेलबींग में रहेंगे। तो ये हमारी कंपनी का एक उद्देश्य है, जो हमने इन 2 पिछले सालों में भी बहुत स्ट्रांगली फिर उसको टेक फॉरवर्ड किया नए प्रोडक्ट्स बनाने।
थैंक यू सर, आपने बताया अपनी कंपनी के मोटो के बारे में, और एक और चीज आपने कही, इनोवेशन। तो अगर मैं एक कंज्यूमर पर्से से बात करूं, तो कंज्यूमर्स को आपके प्रोडक्ट से क्या उम्मीद रखनी चाहिए, इस बारे में हमें थोड़ा बताएं। तो देखिए, मैं आपको ये जो पिछले 2 साल की आपने बेचड़ी उसी के संदर्भ में उसी के बारे में बता के एक एग्जाम्पल दे के आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। देखिए, जब ये अल्कोहल प्रोडक्ट्स आ गए, तो अब अल्कोहल प्रोडक्ट से जो ये कोई भी एक भी इस फील्ड के जो एक्सपर्ट हैं या डॉक्टर हैं, कोई एक भी इससे डिसएग्री नहीं करेगा। चाहे वो एलोपैथी में जाते हैं, चाहे वो केमिकल्स वाले कॉस्मेटिक से जाते हैं, चाहे वो आयुर्वेद से जाते हैं, चाहे वो होम्योपैथिक से जाते हैं, कि भाई जो ये हम अपने स्किन पे अल्कोहल प्रोडक्ट्स लगाने लगे या आसपास स्प्रे करने लगे, इससे बहुत ज्यादा नुकसान है। तो अब जब हमें ये बात का ज्ञान है कि भाई इसका नुकसान है और ये बहुत लंबा चलने वाला है, तो फिर हम क्या करें? तो हमने फिर उस समय आईआईटी बॉम्बे के साथ, उनके लीडिंग साइंटिस्ट के साथ ये प्रयोग करने शुरू किए कि भाई हम किस तरह से यही जो वेरिएंट है या यही जो एक बीमारी नई आई है कोविड-19 की, इसके ऊपर कारगर रहते हुए हम हर्बल आयुर्वेदिक नॉन अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स बनाएं। तो वो उसमें कम से कम 5-6 महीने लगे हमें, कि पहले उन्होंने लैब स्केल पे एक लेबोरेटरी में इसका एक्सपेरिमेंट करके और कस्तूरबा गांधी हॉस्पिटल में लाइव कोरोना स्वैब्स पे उन्होंने इस चीज को टेस्ट किया, क्योंकि आईआईटी बॉम्बे के पास वो एक्सेस था। तो पूरे टेस्टिंग करने के बाद हमने ये चीज की आईआईटी बॉम्बे ने इजाज करी लेबोरेटरी स्केल पे कि भाई बिना अल्कोहल के वो चीज जो कि आपको 24 घंटे तक की प्रोटेक्शन दे सकती है, चाहे आप उसको हाथ पे लगाएं। अच्छा, अब जब देखिए आपका बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं कि सैनिटाइजर सिर्फ हाथ पे नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो डर ही है ना, मुंह पे लगाएंगे तो मुंह में चला जाएगा, तो अगर सीधा आपके मुंह पे लैंड कर गया तो यू एक्चुअली आपको जो चाहिए हैंड एंड बॉडी के लिए प्रोडक्ट चाहिए। आप हर जो भी आपका एक्सपोज्ड पार्ट है उस पर आप लगा लें। तो ये कहीं भी लग सकता था क्योंकि आयुर्वेदिक था। अल्कोहल कोई भी लेडी अपने मुंह पे नहीं लगाएगी, स्किन क्योंकि फटने लगती है। आपने भी लगाया होगा, आपको पता होगा, हाथ रुके हो जाते हैं। तो ये प्रोडक्ट्स बन के निकले, और इसी में फिर हमने कपड़ों पे छिड़काव के लिए भी बना दिया कि अगर आप सुबह घर से निकलने से पहले कपड़ों पे छिड़काव कर लें और अपने जैसे फ्रंट और बैक पे, तो 24 घंटे तक कोई भी माइक्रोब, चाहे कोरोना हो, उस पर असर नहीं करेगा। ये कहाँ से आया? क्योंकि आपको अगर आप ध्यान करेंगे तो सबसे बड़ा डर हमारे मनों में था अपने घर वापस जाने का, जाते ही एकदम कपड़े निकालने का कि कोई भी बच्चा हमारे पास ना आए, हम नहा धो लें, और फिर भी मन में डर रहता था यार कहीं कुछ रह ना जाए। तो इसलिए ये प्रोडक्ट का इजाज हुआ कि आप निश्चिंत हो सकें कि आपने अब अपने ऊपर स्प्रे किया हुआ एक कवच की माफिक वो काम करता है, और एक दिन में एक ही बार आपने सुबह कर लिया, अब अगले दिन सुबह आप करिए, तो उससे एक मन में राहत सारों को आई और सिक्योरिटी आई कि अपने लव्ड वन बच्चों को हम, तो यही एक्सपेक्टेशन हमने अपने कस्टमर्स की अपने प्रति बनाई हुई है कि हम जो भी बनाएंगे, हम ऐसा प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे जो कि सिर्फ नाम के वास्ते कहता है लेकिन करता नहीं है। तो जितने भी ये प्रोडक्ट्स थे इनकी बहुत सराहना हुई, और ये सारे प्रोडक्ट्स, सबसे बड़ी बात थी कि वर्ल्ड के अंदर वन ऑफ द फर्स्ट प्रोडक्ट्स थे जो ऐसे बने बिना अल्कोहल के, इंडियन साइंटिस्ट ने लीडिंग ने बनाए और आयुर्वेदिक पद्धति से बने। टोटल जिसको कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट कहा जा सकता है और मेड फॉर द वर्ल्ड प्रोडक्ट कहा जा सकता है। तो ये प्रोडक्ट्स बन के जब हमारे, और इसी तरह से हमारे बाकी सारे प्रोडक्ट्स में भी, हर एक प्रोडक्ट में जैसे वाइवेट है तो एक गुण रहता है कि भाई ये आपकी बॉडी को मेंटेन कैसे करेगा। अब फेस वॉश है तो आपका एक्सपेक्टेशन है कि ये मुंह धोएगा, मेरा मुंह सुबह साफ कर देगा, मैं फ्रेश रहूंगा। लेकिन हमारे हर प्रोडक्ट में एक कैप्सूल उसके अंदर ये भी फॉर्मुलेशन का रहता है कि आपकी स्किन को मेंटेन रखेगा विद रेगुलरिटीज। तो यही हमारी कस्टमर्स भी हमसे यही एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उन्हें अच्छी चीज देंगे, और ये दोनों पद्धतियों का साइंस और आयुर्वेद, क्योंकि आयुर्वेद से बड़ा साइंस कोई नहीं है, लेकिन जो उसके आगे अब मॉडर्न चैलेंजेस के साथ जो एडवांसमेंट साइंस के आ रहे हैं, और साइंटिस्ट भी आज बड़े खुश हैं आयुर्वेद पे ही उसी के अंदर दायरे में रहते हुए काम करके। तो ये एक कॉम्बिनेशन जो है वो हम लेके चल रहे हैं। जी, थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छे से बताया, हमें एक्सप्लेन किया। मैं अब थोड़ा एमएसएमई सेक्टर के ऊपर आता हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोविड-19 महामारी ने एमएसएमई सेक्टर को गंभीर रूप से इम्पैक्ट किया है।
कई स्टार्टअप्स और छोटी कंपनी जो है वो बंद हो गई हैं या फिर बामुश्किल चल पा रही हैं। ऐसे एंटरप्राइजेस को आप क्या सलाह देना चाहिए? देखिए, ये तो एक प्रॉब्लम तो सब लोगों को हुई। कोई एक भी ये कहे कि, या चलिए कोई एक एक्सेप्शन शायद होगा, लेकिन ज्यादातर कोई भी कहे कि मुझ पे इम्पैक्ट नहीं हुआ, हाँ वो कहे ना, वो क्योंकि आपके पास डबल प्रेशर आ गया। जो आपकी एम्प्लॉयज हैं, जो आपकी वर्कफोर्स है, उनको भी आपको टेक केयर करना है भाई। अब आप ये नहीं कह सकते कि नहीं हमको कोई सैलरी नहीं मिलती। दूसरी तरफ अब मार्केट्स में दुकानें ही बंद है। जब दुकान ही बंद है तो माल क्या बिकेगा? चलिए कुछ एसेंशियल सर्विसेज, एसेंशियल प्रोडक्ट्स चलते रहे, लेकिन वो भी रॉ मटेरियल्स का प्ले इतना हाई, मतलब कह देखे कि एक बहुत बड़ी समस्या तो आ गई। अब ये समस्या के अंदर सबको एक दूसरे को सपोर्ट करके ही निकलना है। सरकार ने भी अपनी तरफ से हाथ बढ़ाया कि कुछ लोन्स की फैसिलिटी दी, लेकिन लोन्स की फैसिलिटी मिलने के बाद अगर तो पोजीशन बिजनेस की ठीक हो जाए, बिल्कुल मार्केट चलने लगे, तो रीपेमेंट आती है। अब क्या हुआ कि रीपेमेंट्स तो शुरू हो गई, लेकिन अभी तक मार्केट की तो सिचुएशन कुछ बदली नहीं, उस तरफ किसी ने कोई आगे ध्यान नहीं दिया। लेकिन अल्टीमेटली जो भी एमएसएमई ओनर्स हैं, हमारे को खुद ही अपने टीम्स के साथ सोच के, एक ये सोच के कि हम एक फिर से नए, चाहे आप 10 साल से चल रहे हैं चाहे 2 साल से चल रहे हैं, ये सोच के कि हम फिर से नया स्टार्टअप एक हो गए, आज से नई चीज क्या कर सकते हैं, आज से हम किधर जा सकते हैं। क्योंकि जिसने भी एमएसएमई खड़ा किया है वो बहुत ही बड़ा एक स्ट्रांग आदमी है। नहीं तो ये आसान नहीं है कि आप कोई भी एंटरप्राइज लेके आगे बढ़े। अगर उसने एक बार किया है तो वो मरेगा नहीं, उसके अंदर वो निश्चय है, वो स्थिरता है। वो जरूर सिर्फ ये है कि एक बार ये टेंशन्स को, स्ट्रेस को कि आगे क्या होगा, एक बार इसको कमरे के बाहर रख के 1-2 दिन, हफ्ता लगा के हम सोचें कि हम अब क्या कर सकते हैं। क्योंकि कोई और चारा नहीं है, आगे हमें जाना ही पड़ेगा, हारना कोई ऑप्शन है ही नहीं। जो चीजों का निदान होना है वो बिजनेस से ही होना है, तो हारना हमारे पास ऑप्शन है ही नहीं। तो एक बार सिर्फ ये रोज के स्ट्रेस जो है, जो हमें सोने नहीं दे रहा, जागने नहीं दे रहा, उसको एक हफ्ते के लिए दरकिनार करके, और आप सब में इतनी गुणवत्ता है कि आप ऐसे कई और ऑर्गेनाइजेशंस और कई और प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हो। ये पैंडेमिक के बाद एक नई अपॉर्चुनिटीज भी आई हैं, हर एक चीज में लोगों की एक्सपेक्टेशन बदल गई है। और जरूर एक अकेला एमएसएमई चलाने वाला, उसने बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से, बड़े साहस से एक बार खड़ा किया है, तो जरूर वो दोबारा भी कर सकता है। ऐसा हमारा बिल्कुल 100% मानना जी। मेरा सर अगला सवाल जो है थोड़ा मिलता जुलता सवाल है। ये एमएसएमई सेक्टर की मार्केटिंग, डिजाइन और प्रोडक्ट की गुणवत्ता में सुधार के लिए सरकार ने किस किस तरह का सहयोग दिया जा रहा है सरकार की तरफ से? देखिए, एक अभी रिसेंटली कुछ 2 हफ्ते पहले ही एक स्कीम के बारे में मालूम चला जो सरकार ने निकाली है कि आप अगर कुछ भी मार्केटिंग या एडवर्टाइजिंग अपनी करना चाहते हैं तो आप प्रपोजल दीजिए, और 50% उसका जो कॉस्ट है वो सरकार देगी अगले 2 साल के लिए। आप किसी एग्जीबिशन में जाना चाहते हैं या अपने ब्रांड की मार्केटिंग करना चाहते हैं, तो ये एक सिर्फ इंफॉर्मेशन हमें मिली थी। मतलब एक तो ये, इसकी जब हम फुलफिलमेंट के लिए जाते हैं तो बड़ा उसमें एक सुधार की जरूरत है। मतलब जब सब कुछ आजकल ऑनलाइन हो गया, डिजिटल करेंसी, इमीडिएटली ट्रांसफर्स, तो एक स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन तो बहुत ही अगर क्विक हो जाए तो वो रिलीफ इमीडिएटली मिल जाएगा। हर बिजनेस ओनर, हर एमएसएमई अगर अपने प्रोडक्ट के बारे में बता पाए, तो वो तो आधी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। अब अगर मान लीजिए जैसे एक डिजाइन है, एक मार्केटिंग है, हाँ पैसे ना आए, लेकिन एक क्विक एक्टिंग डिपार्टमेंट आ जाए जो कि इन चीजों में हेल्प करे। एक बॉडी बन गई जिसका के काम ही है, और उसमें अच्छे से अच्छे दिग्गज लोग बिठाए जा सकते हैं। कॉमन पूल टैलेंट का बन गया, जो सब एमएसएमई को एक तरह से अपना क्लाइंट समझ ले, एक बड़ी एजेंसी आप मान लीजिए बन गई, और वो सबको हेल्प कर दे, तो ये एक बहुत अच्छा सोल्यूशन हो सकता है। अब शायद यही सरकार के मन में भी है, तभी ये स्टेप पहला लिया गया है। लेकिन ज्यादा लोगों को पता नहीं चल पाता है, और पता चल भी जाए तो एक मन में यही रहता है, यार ये जब तक एग्जीक्यूट होगा तब तक तो हम ही एग्जीक्यूट हो जाएंगे। सो उस चीज को थोड़ा सा, मतलब क्योंकि हम एक फ्रैंक बात कर रहे हैं, इट इज, तो इसमें स्कीम्स हैं, सब कुछ डिप्लॉयड है, लेकिन उसकी सिर्फ जो इम्प्लीमेंटेशन है वो क्विकर हो जाए।
भाई हमारे पास अब एक बहुत अच्छी बात है कि पिछले साल 2 साल में पहली बार हमारे पास लोग आने लगे हैं एमएसएमई डिपार्टमेंट के, और कि भी आप बताइए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, ये स्कीम है, ऐसा है। ये भी पहले से एक बहुत अच्छा, हमें जरूर पॉजिटिव चीज को भी अप्रिशिएट करना चाहिए। दिस इज वेरी गुड कि पिछले 2 साल में जितना एंगेजमेंट एमएसएमई डिपार्टमेंट ने हमारे साथ किया है, मेरे को नहीं याद कि पहले कभी भी हुआ हो। जी सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि एमएसएमई सेक्टर के लिए और क्या किया जा सकता है, और आप अपने हिसाब से बताइए कि एमएसएमई सेक्टर के प्रोत्साहन और मजबूती देने के लिए सरकार और क्या कदम उठा सकती है। देखिए, हमारे पास अब बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। दुनिया चाइना से खरीदना नहीं चाहती, दुनिया इंडिया से खरीदना चाहती है। इंडिया के अंदर सबसे बड़ा टैलेंट पूल जो पड़ा है वो एमएसएमई में पड़ा है। एमएसएमई की दिक्कतें दो हैं। एमएसएमई में हर बिजनेस अपना बिजनेस कहीं तक भी स्केल कर सकता है, उसके पास फंड नहीं है और उसके पास एक कहीं ना कहीं अलग अलग एस्पेक्ट्स में टेक्निकल नो हाउ उसको चाहिए। ये दो चीजें, पैसे नहीं चाहिए, ये दो चीजें आज अगर प्रोवाइड कर दी जाएं तो वी कैन बी द बिगेस्ट सप्लायर टू द वर्ल्ड। देखिए, हम अब एक दिन में मेगा फैक्ट्रीज नहीं लगा सकते, लेकिन पैंडेमिक के बाद अ लॉट ऑफ माइक्रो फैक्ट्रीज आर रिक्वायर्ड। अब बड़े से बड़ा ब्रांड भी कह रहा है कि मैं एक बड़ी फैक्ट्री लगाऊंगा, मैं छोटी छोटी बहुत अच्छी कई जगह पे फैक्ट्रीज लगाऊंगा। तो ये सारे जो इंडिकेशंस हैं, दे पुट देमसेल्व्स वेरी स्ट्रांगली इन फेवर ऑफ एमएसएमई। ठीक है, बड़ी कंपनियों को लाना इंडिया में, उनको प्रोत्साहन देना, उनको छूट देना, बिल्कुल वो अच्छा डिपार्टमेंट है, जरूर होना चाहिए, लेकिन उससे कहीं बड़ा 10 टाइम्स बड़ा, 100 टाइम्स बड़ा डिपार्टमेंट एक बनना चाहिए जिसका काम ही हो कि उसने एमएसएमई को ग्रो कराना है। क्योंकि अगर एमएसएमई ग्रो हो गया, सरकार पार्टिसिपेशन ले, सरकार इक्विटी ले, लेकिन इनको ग्रो कराने के लिए कुछ नहीं चाहिए। सारे उनके प्रूवन बिजनेस मॉडल्स हैं, प्रूवन एक्सपर्टीज है, प्रूवन एक्यूमेंट है। सिर्फ उसमें जो फंडिंग स्केलिंग की रिक्वायरमेंट्स है, और सेल्स तो है ही, चाइना से जब नहीं लेना चाह रहे, आपसे लेना चाह रहे हैं, यू नो, सो इट कैन बी द बिगेस्ट प्ले दैट कैन हैपन। आपको स्क्रैच से शुरू नहीं करना, वो ऑलरेडी है। सो अगर ऐसा एक प्रोग्राम वॉर फुटिंग पे बने तो हम लोग फ्रॉम अ नेशन ऑफ लेबर सप्लायर्स वी कैन बी अ नेशन ऑफ, यू नो, हम तो डेवलप्ड एक दिन में हो जाएंगे। ऐसा मेरा मानना है कि ये आजकल जैसे आप देखिए एमएसएमई मिनिस्ट्रीज, एमएसएमई मिनिस्टर कितने इनोवेशंस की खुद ही बात करते रहे हैं अपने। अब देखें गडकरी जी तो कितने अच्छे इनोवेशंस वो बात करते रहते हैं। ऑन ग्राउंड वो इनोवेशंस कई लोग कर रहे हैं। सिर्फ उनको अगर स्केल मिल जाएगा तो वी विल हैव अ बिग 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 सक्सेस ऑफ द एमएसएमई सेक्टर। मतलब इट इज आई थिंक रेडी टू एक्सप्लोड, लेकिन हम अपने आप से उतने पैसे, हम तो रोजमर्रा की स्ट्रेस में ही लगे रहेंगे अगले कई साल तक। लेकिन अगर एक इंटरवेंशन हो जाता है तो अगले 2 साल में ही इट कैन बी अ कंप्लीटली डिफरेंट सिनेरियो। जी, थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छे अपने सुझाव रखे हमारे सामने। समय के अभाव के कारण इस चर्चा को हम यही समाप्त करते हैं। मिस्टर अमनदीप, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय निकाला और इस महत्वपूर्ण टॉपिक पे जागरण के दर्शकों के सामने अपनी बात रखी। यू कैन वॉच दिस वीडियो अगेन ऑन जागरण यूट्यूब चैनल and read about the interview on Jagran's website. We will come to you once again on the same topic with a new guest. Till then, stay safe, stay healthy. Thank you once again, Mr. Amandeep. बहुत मेहरबानी जी, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।